हमारे मोहल्ले में एक नया ब्यूटी पार्लर खुला है जो बहुत ही मशहूर हो रहा है। उस पार्लर से जो भी लड़की तैयार होकर आती है उसकी 2 महीने के अंदर शादी हो जाती है। उस लड़की के आते ही मेरे पार्लर पर भीड़ कम होने लगी, पहले के मुताबिक ना के बराबर होती है। मैं सोच में पड़ गई कि उसके मेकअप में ऐसी कौन सी बात है। फिर एक दिन मैं पुराने कपड़े पहनकर और दुपट्टा ओढ़कर उस पार्लर में चली गई। मैं हैरान हो गई जब उस पार्लर वाले ने मुझसे कहा कि तुम पहले अंदर वाले कमरे में जाओ। जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर गई तो मैं उसके अंदर का नजारा देखकर चौंक गई। उस कमरे के अंदर मेरा नाम नगमा है और मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरी 4 बहनें हैं, इसीलिए घर का खर्चा बहुत मुश्किल से होता है। इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की। घर में परेशानी होने की वजह से मुझे भी घर से बाहर निकलना पड़ता है ताकि मैं भी बाहर जाकर कोई नौकरी कर सकूं और अपने घर का खर्चा उठा सकूं। मैं घर में सबसे बड़ी हूं। मुझ कम पढ़ी लिखी लड़की को नौकरी कोई देता नहीं। अगर कोई मुझे नौकरी देता भी तो वो लड़की समझकर देता है और मैं किसी से भी फिजूल में मदद नहीं लेती हूँ। मैं बहुत खुददार लड़की हूँ और इज्जतदार लड़की हूँ। अभी तक इसीलिए धक्के ही खा रही हूँ। जैसे तैसे करके मुझे एक बैंक में नौकरी मिली जिसकी 10,000 महीने की सैलरी है। मैंने पूरे महीने मेहनत और लगन से काम किया। जब सैलरी लेने की बारी आई तो बैंक के मैनेजर ने कहा, हम 2 महीने की सैलरी नहीं देंगे, तुमसे अभी तक ठीक से काम नहीं आता, पहले ठीक से काम करना सीखो। मैंने वो नौकरी भी छोड़ दी। ऐसी नौकरी से क्या फायदा जो मेहनत करके भी टाइम पर सैलरी न दे सके। ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत मेरा साथ ही नहीं दे रही। मैं कोई भी काम करती हूँ तो वो काम हमेशा उल्टा ही होता है। मेरी माँ मुझे सब्र करने को कहती और तसल्ली देती, बेटा एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर मैं बहुत थक चुकी थी। एक दिन मुझे एक कॉलेज से फोन आया कि तुम कल अपना इंटरव्यू देने आ जाओ। मैं बहुत खुश हुई। फिर मैं अगले दिन ऑटो रिक्शा में बैठकर अपने इंटरव्यू के लिए जा रही थी तो रास्ते में ऑटो रिक्शा खराब हो गया। ऑटो रिक्शा को ठीक होने में बहुत टाइम लगा और मैं इंटरव्यू देने लेट पहुंची। जैसे ही मैं प्रिंसिपल सर के ऑफिस में गई तो वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हम तुम्हें ये नौकरी देना चाहते थे पर तुम बहुत देर से आई हो, तुम बहुत लापरवाह लड़की हो और हम ऐसी लापरवाह लड़कियों को ये नौकरी नहीं दे सकते। मैं रोती हुई प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलकर बाहर रोड पर बैठकर रो रही थी क्योंकि मुझे उस नौकरी की बहुत सख्त जरूरत थी। तभी वहाँ पर एक फकीर आया। उसने मुझसे भीख मांगी। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने उस फकीर को दे दिए। उस बाबा ने मुझसे पूछा, बेटा तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तब मैंने उस फकीर बाबा को सारी बात बताई कि आज मुझे इस कंपनी में नौकरी नहीं मिली, मैं अब बहुत निराश हो गई हूँ। फिर उन्होंने मुझे दुआ दी कि तुम्हारी शादी इस कॉलेज के प्रिंसिपल से हो जाए। बाबा की ये बात सुनकर मैं हंसने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है। उस प्रिंसिपल में और मुझ में तो जमीन आसमान का फर्क है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। जो पैसे थे वो मैंने फकीर बाबा को दे दिए, इसलिए मुझे पैदल ही अपने घर को जाना पड़ रहा है। वैसे ये भी मेरे लिए अच्छा ही हुआ क्योंकि रास्ते में एक पार्लर की दुकान के ऊपर बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि यहाँ पर काम करने के लिए लड़कियों की जरूरत है और मैं उस ब्यूटी पार्लर के अंदर चली गई। मुझे उस ब्यूटी पार्लर में सामान पकड़ने और सफाई करने का काम मिल गया। पार्लर नया नया खुला था। मैं पार्लर पर जाने लगी और काम भी करती और सीखती भी रहती। मैंने सोचा पार्लर का काम सीखकर अपने यहाँ पर पार्लर खोल दूंगी। पार्लर वाली बहुत अच्छी थी, मुझे काम भी सिखाती और पैसे भी देती। मेरे हाथ में बहुत सफाई थी। अधिकतर लोग मुझसे ही काम कराते थे जिसकी वजह से पार्लर में बहुत काम आने लगा। पार्लर के बाहर वो फकीर रोज वहाँ पर आता जिसको मैंने पैसे दिए थे। वो फकीर रोज मेरे पार्लर से निकलने से पहले ही वहाँ आकर खड़ा हो जाता और मैं रोज उसको पैसे देती और वो मुझे वही दुआ देता जो उसने मुझे पहले दी थी। मैं उसकी इस दुआ पर हंसने लगती। फिर एक दिन मैंने उस फकीर से कहा, बाबा मैंने तो उस प्रिंसिपल को कभी देखा भी नहीं और ना ही उसने मुझे कभी देखा, फिर भला ये दुआ कैसे पूरी हो सकती है? आप मुझे कुछ और दुआ दिया करें। फकीर कहने लगा कि ये दुआ जरूर पूरी होगी। अगर तेरी शादी उससे ना हुई तो तेरी शादी किसी बड़े आदमी से होगी और ऊंचे परिवार में जरूर होगी। मुझे लगता था कि वो मुझे ये दुआ इसीलिए देता है क्योंकि मैं खुश होकर उसे पैसे दिया करूं। इसीलिए मैं उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। मैंने 6 महीने दिल लगाकर पार्लर का काम सीख लिया और कुछ पैसे इकट्ठा करके सामान ले आई।
जब सारा सामान आ गया तो मैंने भी अपने घर में एक नया ब्यूटी पार्लर खोल लिया। मोहल्ले की सारी लड़कियां और औरतें मेरे पार्लर पर आने लगी। मैं उनसे बहुत कम पैसे लेती थी। धीरे धीरे मेरा पार्लर खूब चलने लगा और मेरे घर का खर्चा खूब अच्छा चलने लगा। मैं सबको बहुत अच्छे से तैयार करती थी, इसीलिए मेरे पार्लर पर बहुत भीड़ रहने लगी। मेरे घर के हालात बदलने लगे और हम बहुत खुश रहने लगे। मैं सोच रही थी कि अब मैं शहर में अपना नया पार्लर खोलूंगी और अपने पैसे भी बढ़ाऊंगी, पर शायद मेरी खुशियों को किसी की नजर लग गई। कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। हमारे मोहल्ले में एक नई किराएदार आई थी, जिन्होंने आते ही एक नया ब्यूटी पार्लर खोल लिया। मुझे लगता था कि मेरे काम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे अपने पुराने कस्टमर पर पूरा यकीन था कि वो अपना काम मुझसे ही करवाएंगे। शुरू में तो वो पार्लर कम चला, पर धीरे धीरे पार्लर बहुत मशहूर होने लगा। उसके बारे में ये खबर तेजी से फैलने लगी कि जो भी लड़की इस पार्लर से तैयार होकर आती थी, उसकी शादी 2 महीने के अंदर ही हो जाती थी। देखते ही देखते ये खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। मेरे सारे कस्टमर अब उस पार्लर पर जाने लगे और मेरे पार्लर पर अब पहले के मुताबिक बहुत कम लोग आते और उसके पार्लर पर बहुत भीड़ होने लगी। ये मेरे लिए बहुत परेशानी वाली बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो लड़की अपने पार्लर को चलाने के लिए जरूर झूठ बोल रही होगी। मुझे उसकी इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है कि वो लड़की को तैयार करेगी और 2 महीने के अंदर उसकी शादी हो जाएगी। इतने में मेरी चचेरी बहन साइमा मेरे पास आई और कहने लगी कि वो नया पार्लर बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने सुना है कि वहाँ जो लड़की तैयार होकर आती है, उसकी शादी 2 महीने के अंदर ही हो जाती है। मैंने अपनी बहन से कहा कि वो अपने पार्लर को मशहूर करने के लिए ऐसा कह रही है। मुझे उसकी बात पर तो बिल्कुल यकीन नहीं है। साइमा ने कहा, सच में ऐसा ही हो रहा है। तुमने उसके बारे में जो भी सुना है वो बिल्कुल सच है। मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर साइमा ने बताया कि अपने घर के पीछे ईरम नाम की जो लड़की थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी। वो भी उस पार्लर में तैयार होने गई थी और 1 महीने के अंदर अंदर उसकी शादी हो गई। उसके बाद भी अपने मोहल्ले की कई सारी लड़कियों की शादी हो गई, इसीलिए तो इस पार्लर में लड़कियां जाती हैं। मैं ये सब बातें सुनकर हैरत में रह गई। अब तो मेरे पार्लर पर कोई भी नहीं आता है। मैंने उसकी तैयार की हुई लड़कियों को देखा, वो ज्यादा अच्छे से तैयार हुई भी नहीं थी। मैं उससे अच्छा लड़कियों को तैयार करती थी। शादी होने के चक्कर में ही लड़कियां उसके पार्लर पर जाती थीं। मैं बहुत परेशान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि साइमा भी उसी के पार्लर में गई थी और 20 दिन के अंदर अंदर उसकी भी शादी हो गई। मैं साइमा के लिए बहुत खुश थी, क्योंकि वो शादी के बाद दूसरे शहर चली गई थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अब सच का पता लगाकर रहूंगी कि उसके पार्लर में ऐसी कौन सी बात है जो रातों रात लड़कियों के रिश्ते आ जाते हैं। अगले दिन मोहल्ले की एक लड़की से कहलवाया कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ, तो उस पार्लर वाली ने मिलने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो कभी भी किसी दूसरे पार्लर वाली से नहीं मिलती थी। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने सोचा कि उसने मुझे कभी नहीं देखा, मैं उसकी कस्टमर बनकर चली जाती हूँ। मैं ये सोचते हुए मुस्कुराने लगी और मैं इस तरह से उस पार्लर वाली से मिल भी लूंगी और पता भी चल जाएगा। मैं पुराने कपड़े पहनकर और दुपट्टा ओढ़कर घर से निकल गई। उसने मुझे कभी नहीं देखा था, मगर फिर भी मुझे डर था कि कोई मुझे पहचान न ले, इसीलिए मैंने अपना मुंह ढक रखा था। मैं उस पार्लर के अंदर गई। उस पार्लर वाली ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। मैंने उससे कहा, मेरी शादी नहीं हो रही, इसीलिए मैं आपके पार्लर पर तैयार होने आई हूँ। वो मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने मुझे बिठाया और चाय पिलाई। उसने मुझसे कहा, मैं अभी दूसरी लड़की को तैयार कर रही हूँ, तुम यहाँ बैठकर इंतजार करो। उसने दूसरी लड़की को तैयार किया। उस लड़की को मैं जानती थी, वो मेरी पुरानी कस्टमर थी। तैयार होकर वो लड़की पार्लर वाली के साथ अंदर वाले कमरे में चली गई। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि इस लड़की को तो तैयार होकर अपने घर जाना था, तो फिर ये अंदर कमरे में क्यों गई है। थोड़ी देर बाद वो पार्लर वाली बाहर आकर बोली, तुम कल आना, मुझे आज बहुत जरूरी काम है। ये सुनकर मैं बाहर आकर खड़ी हो गई तो मैंने देखा पार्लर वाली के घर के आगे एक बड़ी सी गाड़ी रुकी और उसमें से कुछ लोग निकलकर पार्लर वाली के घर के अंदर चले गए। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये सोचती हुई मैं अपने घर पर आ गई। कुछ दिनों बाद उस कस्टमर का रिश्ता उन लोगों से हो गया और बहुत जल्दी शादी होने वाली थी। मैंने सच में ये सब अपनी आंखों से देखा था कि उस पार्लर से तैयार होने वाली लड़कियों की शादी हो रही है। कुछ दिनों बाद मैं दोबारा उस पार्लर में गई। आज उसके पार्लर में भीड़ नहीं थी। पार्लर वाली ने मुझसे कहा,
तुम्हें तैयार होने से पहले मुझसे एक वादा करना होगा कि यहाँ पर जो भी बात होगी वो तुम किसी को नहीं बताओगी। मैं परेशान हो गई और सोचने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात है। वो पार्लर वाली कहने लगी, तुम यहाँ इसीलिए तैयार होने आई हो ताकि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैंने कहा, हाँ ऐसा ही है। तो वो कहने लगी, तो तुम्हें तैयार होने से पहले मेरे साथ अंदर वाले कमरे में जाना होगा, फिर ही मैं तुम्हें तैयार करूंगी। मैं बहुत परेशान हो गई और उसके साथ अंदर वाले कमरे में चली गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, शादी होने से इस कमरे का क्या राज है। बस मैं ये सोचती हुई उसके पीछे पीछे उस कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही मैं हैरत में रह गई कि कमरे में बहुत सारे लोग थे, जिनमें से ज्यादातर लड़के ही थे। पार्लर वाली ने मेरे कान में कहा कि तुम्हें जो लड़का पसंद है मैं उसी से तुम्हारी शादी करा दूंगी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उसको पकड़कर कमरे से बाहर ले गई और पूछने लगी कि ये सब क्या है। तो पार्लर वाली बोली, ये मेरे साइड का बिजनेस है, मैं रिश्ते भी करवाती हूँ। मेरे पास हर तरह का रिश्ता है, जैसा भी लड़का तुम चाहती हो उसी तरह के लड़के से मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी। इस मोहल्ले की सभी लड़कियों की शादी मैंने ही तो करवाई है। इस बात को सुनकर मुझे कुछ समझ आया कि ये क्या बात है, शायद ये रिश्ते कराने का काम भी करती है, इसीलिए पार्लर खोला है। और इसके दोनों काम बहुत अच्छे चल रहे थे और बहुत पैसे कमा रही थी। वो शायद अपना रिश्ते वाला बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए ही पार्लर चला रही थी। हालांकि मैंने तो सोचा था कि पता नहीं वहाँ क्या होता होगा, पर ये तो बड़ी आम सी बात निकली। खैर, मैंने उससे कह दिया कि मैं रिश्ते के बारे में सोचकर बताऊंगी और वहाँ से अपने घर चली आई। अब मैं ये सोच रही थी कि मुझे कोई और काम करना चाहिए। दूसरा पार्लर होते हुए मेरा पार्लर नहीं चल सकता। मैंने अपना पार्लर बंद कर दिया और इस शहर को छोड़कर अपने मामा जी के यहाँ एक दूसरे शहर चली आई। उन्होंने मुझे एक होटल में रिसेप्शन की नौकरी दिलवा दी और मैं अगले दिन से अपनी नौकरी पर जाने लगी। मुझे वहाँ पर काम करते हुए 1 महीना ही हुआ था कि अचानक मुझे वहाँ ईरम अपने शौहर के साथ नजर आई। वो पहले से ज्यादा कमजोर हो गई थी। मैंने ईरम को आवाज लगाई तो उसका शौहर उसे वहाँ से ले गया। जाते जाते ईरम ने मुझे एक इशारा किया। मैं उसका इशारा समझ नहीं पाई, शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी होने का इंतजार किया। वो लोग हमारे होटल में रहने आए थे। जिस कमरे में वो थे, मैंने उस कमरे का दरवाजा बजाया, मगर उसके शौहर ने दरवाजा नहीं खोला। मैंने कहा, मुझे ईरम से मिलना है। उसने कहा, यहाँ कोई ईरम नहीं है, यहाँ मेरी बीबी शबीना है। मैं परेशान होते हुए वहाँ से वापस आ गई। मैंने ईरम को शादी के बाद पहली बार देखा था और उसका शौहर मुझे उससे मिलने नहीं दे रहा था। रात को जब वेटर उस रूम में खाना देने गया तो उसने मुझे एक लेटर लाकर दिया। मैंने उस लेटर को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि नाजिया, मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। उस पार्लर वाली ने मेरे साथ धोखा किया है। तुम वहाँ जाकर उस पार्लर का राज सबको बताओ ताकि और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। मैं उस लेटर को पढ़कर कुछ समझ नहीं पाई कि ईरम मुझसे क्या कहना चाहती है और वो किस मुश्किल में थी। उसकी इस परेशानी का उस पार्लर वाली से क्या ताल्लुक है। मैं बहुत परेशान हो गई और मैंने सोचा कि मैं सुबह को ड्यूटी पर जाऊंगी तो सबसे पहले ईरम से मिलूंगी। वहाँ जाकर पता चला कि वो लोग वहाँ से चले गए हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ईरम अपने घर वालों से बात करती भी है या नहीं। मैंने ईरम के माँ बाप से बात करके पूछा, क्या ईरम से आपकी बात होती है? तो उन्होंने कहा, हाँ 2-3 दिन में बात हो जाती है। वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश है। मैंने इस पार्लर वाली के बारे में पूछा तो वो कहने लगी, उसका काम तो वैसा ही चल रहा है, आज भी उसके पार्लर में भीड़ रहती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ। बाहर से तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। एक तरफ मेरी नौकरी थी और दूसरी तरफ बहुत सारी लड़कियों की जिंदगियों का सवाल था। आखिर इतनी मुश्किल से तो मुझे नौकरी मिली थी। अगर मैं घर वापस जाती तो मेरी नौकरी चली जाती और मेरे लिए अपना घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन मुझे पार्लर वाली के राज का भी तो पता करना था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर मैंने फैसला लिया और मैं नौकरी छोड़कर अपने घर आ गई। वहाँ सब कुछ वैसा ही था, उसके पार्लर पर वैसी ही भीड़ थी। अगले दिन मैं उस पार्लर वाली के पास गई और उससे कहा कि मेरी शादी करवा दो। पार्लर वाली बहुत खुश हुई कि कोई कस्टमर आया है। फिर वो मुझे अंदर वाले कमरे में ले गई और कहा
जो लड़का तुम्हें पसंद है मुझे बता दो, मैं उसी से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मैंने वहाँ एक लड़के को पसंद किया और वापस घर आ गई और अगले ही दिन उस लड़के के माँ बाप को पार्लर वाली हमारे घर लेकर आ गई। मैंने अपनी अम्मी अब्बू को पहले ही सारी बात समझा दी थी, इसीलिए उन्होंने शादी के लिए 1 महीने को कहा। लेकिन लड़के वाले चाहते थे कि शादी 8 दिन के अंदर अंदर हो जाए। शादी का सारा खर्चा भी वो उठाने के लिए तैयार थे और दहेज की भी कोई डिमांड नहीं थी। पार्लर वाली ने कहा कि ऐसा अच्छा लड़का कहाँ मिलता है जो दहेज भी नहीं ले रहा और शादी में कुछ भी खर्च नहीं करवा रहा। पर मुझे तो टाइम चाहिए था ताकि मैं सब कुछ पता कर सकूं। सबसे पहले मैंने उन लड़कियों का पता करवाया था जिन लड़कियों की शादी उस पार्लर से हुई थी, क्योंकि मैं उनके घर वालों से मिलना चाहती थी। सबसे ज्यादा शादियां हमारे मोहल्ले की ही लड़कियों की हुई थी और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो लड़कियां शादी के बाद एक बार भी अपने घर पर नहीं आई थीं। फोन वो 1-2 दिन में करती रहती थी। यही बात मुझे सता रही थी और मैंने सारी बात पता करने की ठान ली। मैंने उस पार्लर वाली से दोस्ती करना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा मैं तुम्हारे पार्लर पर फ्री में काम करूंगी, तो वो बहुत खुश हुई। धीरे धीरे 1-2 हफ्ते के अंदर ही मेरी वजह से उसके पार्लर में बहुत भीड़ रहने लगी। मैं बहुत अच्छे से तैयार करती थी। मैंने एक बात नोटिस की थी कि वो हमेशा गरीब लड़कियों की ही शादी करवाती है। अमीर लड़कियां भी अक्सर उसके पास आती थीं, मगर वो कभी भी उनसे शादी के बारे में कोई बात नहीं करती थी। एक दिन एक लड़की को वो पार्लर वाली अंदर वाले कमरे में ले गई। मैं भी पार्लर में थी, पर मुझे उस कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। फिर भी मैं चुपके चुपके उनके पीछे चली गई। मैंने अंदर देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अंदर तो वही लड़के बैठे हुए थे। अक्सर लड़कियों को वही लड़के दिखाती थी। उसमें वहाँ वो लड़का भी बैठा था जिससे मेरा रिश्ता पक्का हुआ था। जैसे ही वो लड़की उस कमरे से बाहर आई तो वो सारे लड़के दूसरे कमरे में चले गए। अब तो ये मसला और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था। उन लड़कों को देखकर ऐसा लगा कि जैसे वो वहीं रहते हों। बहुत मुश्किलों के बाद मुझे बस इतना ही पता चला कि वो पार्लर वाली धोखेबाज है। जिन लड़कों से लड़कियों की शादी करवाती है वो लड़के फ्रॉड हैं। लेकिन सवाल ये था कि अगर वो लड़के यहीं रहते हैं तो फिर वो सारी लड़कियां आखिर किसके साथ दूसरे शहरों में रहती थीं। और फिर मैंने ये सोचा कि अब मैं इस राज का पता तब ही लगा सकती थी जब मैं खुद शादी करती। मैंने पार्लर वाली से कहा कि मेरी शादी की तारीख पक्की करा दो। शादी होने के बाद मुझे अपने शौहर के साथ बड़े शहर जाना था। मैंने अपने पास एक छोटा वाला मोबाइल और एक कैमरा छुपाकर रख लिया था। शादी के बाद वो मुझे भी दूसरे शहर ही ले गया। मुझे जो फोन मेरे माँ बाप ने दिया था वो फोन उसने मुझसे छीन लिया और मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी बात तुम्हारे माँ बाप से अपने सामने करवा लूंगा। इस घर से तुम बाहर नहीं जा सकती। मेरा शक यकीन में बदल गया और अब मुझे ये पता करना था कि ये लड़कियों के साथ क्या करते हैं। वो अपने सामने मेरे घर वालों से बात करवाता और मुझसे कहलवाता कि तुम मेरे साथ बहुत खुश हो और सब ठीक है, और मैं ऐसा ही करती। वो दूसरे कमरे में सोता था और जब भी उसको कोई फोन आता तो वो बाहर जाकर बात करता था। एक दिन मेरा शौहर बाहर गया तो मैंने उसके कमरे में छुपाकर कैमरा लगा दिया। फिर एक दिन पार्लर वाली आई और मुझसे कहने लगी, तेरा शौहर तुझसे परेशान है, इसलिए तुझे डिवोर्स देना चाहता है और मैं तेरे लिए दूसरा रिश्ता लेकर आई हूँ। इसके बाद जब पार्लर वाली और वो लोग दूसरे कमरे में बात कर रहे थे तब मैंने छुपकर उनकी सारी बातें सुन ली, जिससे मुझे उनका सारा प्लान पता चल गया और मैं समझ गई कि आखिर ये चक्कर क्या है। दरअसल वो पार्लर वाली लड़की गरीब लड़कियों की शादी अपने ग्रुप के साथियों से करवाती थी, जो दूसरे शहर में जाकर लड़कियों को तलाक देते थे और उन्हें अमीर और अय्याश लोगों को बेच दिया करते थे। उस लड़की ने अपना पार्लर भी हमारे छोटे से मोहल्ले में इसी वजह से खोला था ताकि गरीब लड़कियों को अपना शिकार बना सके, क्योंकि उससे पहले भी वो किसी और मोहल्ले में ये सब कुछ कर चुकी थी और अब वो हमारे मोहल्ले से निकलकर जाने वाली थी। उसके ग्रुप में 12 लड़के थे और वो उन्हीं 12 लड़कों से बार बार लड़कियों की शादी करवाती थी। दूसरे शहर में जाकर बिकने वाली लड़कियों पर अपने घर वालों की गरीबी का दबाव होता और उन्हें ये भी पता होता था कि अब तलाक के बाद हमारा रिश्ता होना बहुत मुश्किल होगा। उन्हें इस गंदे काम को करने के अच्छे खासे पैसे मिलते थे, जिनको वो महीने के महीने अपने घर वालों को भेज दिया करती थीं और अपना मुंह बंद करके उन लोगों से यही कहती थीं कि वो तो अपने शौहरों के साथ बहुत खुश हैं। उनके गरीब परिवारों को पैसे मिलते थे और उनको अपनी बेटी की तरफ से तसल्ली भरे अल्फाज मिलते थे, जिस वजह से उन्हें यही लगता था कि हमारी बेटी बहुत खुश है और हमारा दामाद भी हमें बहुत समझता है।
और उन्हें ये पता ही नहीं चल पाया कि उनकी बेटियां किस दलदल में जा फंसी हैं और हर रात वो किस तरह की दरिंदगी को बर्दाश्त करती हैं। मैं तो ये सब सुनकर हैरान रह गई और उसी वक्त मैंने अपने दिमाग को झटका दिया और मौके की नज़ाकत को समझते हुए मैं भागकर अपने कमरे में गई, जहां मैंने अपना वो मोबाइल छुपाकर रखा था। मैंने उस मोबाइल से फोन करके तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने उस जगह पर आकर छापा मारा और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कमरे में लगे हुए कैमरे की वजह से उनकी सारी बातें उसमें रिकॉर्ड हो गई थी, जो कि पुलिस के पास एक पुख्ता सबूत था। उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए थे। वो सारे सबूत भी मैंने लाकर पुलिस को थमा दिए। पुलिस ने मेरे शहर में फोन करके उस लड़की के पार्लर पर छापा मारकर उनके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया और उस लड़की से उन सारी लड़कियों का पता भी लिया जो अब तक इस दलदल में धंस चुकी थीं। पुलिस की कार्यवाही के बाद वो सारी लड़कियां रिहा हो गईं और पुलिस ने अपनी निगरानी में उन सारी लड़कियों को उनके घर पर पहुंचाया। इरम भी वापस आ गई थी। उसने मेरे गले लगकर मेरा बहुत शुक्रिया किया, क्योंकि मेरी वजह से वो गैंग पकड़ा गया था और सारी लड़कियों की जान उस दरिंदगी से बच गई थी। इरम ने बताया कि मेरा शौहर उस दिन मुझे उस होटल में किसी को बेचने गया था, लेकिन तुम्हारे मुझे पहचानने की वजह से उसका प्लान फ्लॉप हो गया और वो उस दिन मुझे बेच नहीं पाया। और उसके बाद से शायद अभी तक वो आदमी जो मुझे खरीदना चाहता था वो हमारे शहर की तरफ नहीं आ सका, जिस वजह से मैं इस दलदल में फंसने से अभी तक बची हुई थी। ये सारा मामला बहुत बड़े फ्रॉड का था, इसीलिए ये सब कुछ अखबारों में भी आया और मेरी बहादुरी के किस्से भी उनमें छपे। इन सब की वजह से मैं बहुत मशहूर हो गई थी। मेरे कई सारे इंटरव्यूज टीवी चैनल्स ने भी करे। मेरे चर्चे चारों तरफ हो गए। मेरी ईमानदारी और बहादुरी को देखते हुए बहुत सारी जगहों से मुझे नौकरियों के ऑफर आने लगे। उन्हीं में से एक अच्छी कंपनी को देखकर मैंने वहां नौकरी कर ली। उस कंपनी के मालिक को शायद मैं पसंद आ गई थी, इसीलिए कुछ टाइम के बाद उसने मेरे माँ बाप के पास रिश्ता भेजा और जल्द ही मेरी उससे शादी हो गई। जब रात को दुल्हन बनकर मैं अपने शौहर का इंतजार कर रही थी, तब मुझे उस फकीर की दुआ याद आई, जब एक दिन उसने मुझसे कहा था कि जिसने तुझे नौकरी से निकाला है, अगर उससे तेरी शादी ना भी हुई तब भी तेरी शादी किसी कंपनी के मालिक से ही होगी, यानी कि किसी बड़े घर में। और मुझे आज उसकी दुआ कबूल होती हुई नजर आई और मुझे अपनी किस्मत पर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ऊपर वाले ने मेरी नेकियों के बदले मुझे आज इस खुशी भरे दिन से नवाजा था और बैठे बिठाए मुझे इतनी बड़ी और आलीशान कंपनी की मालकिन बना दिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम निशा है। मैं हाई स्कूल में पढ़ रही हूँ। मेरा घर वैसे तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन मेरे मम्मी पापा के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता है। जब भी सुबह होती है, मेरे घर से लड़ने की आवाजें पूरे मोहल्ले में जाती है। जितनी जोर से पापा चिल्लाते हैं, उससे ज्यादा जोर से मम्मी चीख पुकार करती है और इसी तरह पापा के काम पर जाने का टाइम हो जाता है। उस वक्त मैं बाहर बैठकर आंगन में पढ़ रही होती हूँ, क्योंकि मुझे अपने एग्जाम की तैयारी करनी थी। लेकिन इन सब से मेरा दिल पढ़ाई से बिल्कुल उतर जाता था और जब मैं पापा को छुपाने की कोशिश करती तो पापा इस लड़ाई में मुझे भी घसीट लेते थे। वो मुझसे कहते हैं कि तू भी अपनी माँ की तरह होती जा रही है। मुझे लगता है कि तू ही मनहूस है। जब से तू पैदा हुई है, घर में सब कुछ गड़बड़ हो गया है। तेरे ही मनहूस कदम है जो इस घर में लड़ाई करा रहे हैं। आज फिर वो इस तरह मुझे मनहूस कहकर चले गए। उनकी ये बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैं सोच रही थी कि दूसरे घरों के भी तो लोग हैं, मेरी दोस्तों के भी तो पापा हैं। वो तो इनका इतना ख्याल रखते हैं, अपनी इकलौती औलाद पर अपनी जान छिड़कते हैं, और यहाँ एक मेरे बाप हैं जो मुझे ही मनहूस कहते हैं। उनकी ये बात सुनकर मम्मी गुस्से में भगवान से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि इन्हें जल्द से जल्द उठा ले। तू अनाथ भी हो गई तब भी इससे बेहतर जिंदगी जिएगी। उनके निकलते ही दादी अपनी कहानी लेकर बैठ जाती थी। पापा बाहर जाते और दादी का चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता कि ऐसे कर दिया, ये काम वैसे कर दिया, तुम लोगों से तो कुछ आता ही नहीं है, पूरे घर को खराब करके रखा है, कोई काम टाइम पर नहीं करते, कुछ भी काम ढंग से नहीं करते। ये सब सुन सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। ऐसा लगता था कि मैं किसी घर में नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में रह रही हूँ।
पूरे मोहल्ले के लोग अपनी अपनी छतों पर खड़े होकर तमाशा देखते। ऐसा लगता है जैसे हमारा घर न हो बल्कि यहाँ कोई फिल्म चल रही हो। मैं भी रोज रोज के इन झगड़ों से तंग आ चुकी थी, क्योंकि आखिर में सब कुछ कहने के बाद दादी मम्मी को कोसने लग जाती और कहती कि मैं तुझे अपने बेटे से तलाक दिलवा कर रहूंगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। तूने बहुत ऐश कर ली, मेरे बेटे की कमाई खाकर अब और तुझे इस घर को खराब करने नहीं दूंगी। मेरे बेटे की कमाई खा खा कर अपने शरीर पर चर्बी चढ़ा ली है, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। जिस दिन से इस घर में आई है मेरे बेटे की सारी कमाई खा गई। हालांकि मुझे ये बात सुनकर बहुत हंसी आती। तभी मम्मी मेरे पास आई। मैं अपने ख्यालों से बाहर निकली और मम्मी से पूछा कि क्या हुआ मम्मी। मम्मी ने अपने दुपट्टे से बंधे हुए कुछ पैसे निकालकर मुझे थमा दिए और मुझसे कहने लगी कि जा बेटा, दुकान से 1 किलो मसूर की दाल लिया। मसूर की दाल तेरे पापा बहुत शौक से खाते हैं। मैंने मम्मी से पैसे लिए और बाहर की तरफ चल दी। मैं ये सोच रही थी कि मम्मी हर रोज मुझसे मसूर की दाल क्यों मंगाती थी, जबकि उन्हें पकानी ही नहीं होती थी। मम्मी पता नहीं उस दाल का क्या करती थी। मुझे तो यही लगता था कि घर के टेंशन वाले माहौल से दूर रखने के लिए वो मुझे बाहर भेज देती हैं, ताकि मेरा मूड थोड़ा चेंज हो सके और मैं सुकून की सांस ले सकूं। मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ थी, सारा दिन घर के काम में लगी रहती, मगर घर का कोई भी शख्स उनसे खुश नहीं था। उनकी गलती ये थी कि वो पापा को बेटा नहीं दे पाई थी। दरअसल मेरी पैदाइश के बाद मम्मी को एक ऐसी बीमारी लग गई थी, इसकी वजह से वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। इस बात से पापा मम्मी को मनहूस कहने लगे थे। वैसे तो पापा बहुत रंगीन मिजाज के आदमी थे। उन्होंने घर से बाहर भी अपना दिल लगाने का सामान ढूंढ रखा था। हालांकि अक्सर वो घर में मम्मी के साथ नॉर्मल ही रहते, लेकिन जिस दिन दादी पापा से अपने पोते की चाहत की बातें करती, कहती कि अगर कोई पोता होता तो बड़ा अच्छा रहता, तेरा भी कोई वारिस आ जाता जो तेरी नस्ल को आगे बढ़ाता। ये सुनकर पापा भी काफी टेंशन में हो जाते। तब दादी उनसे कहती थी कि रमेश, ऐसा न हो तेरे बाद तेरी नस्ल खत्म हो जाए। कब तक इस मनहूस औरत के पल्लू से बना रहेगा? मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। दादी के पास से ये बात सुनकर पापा जब कमरे में आते तो मम्मी से लड़ाई शुरू कर देते। हालांकि अब मम्मी के बिहेवियर में बहुत फर्क आ गया था। जब भी कोई लड़ाई होती वो खामोशी से सुनती रहती, वो हमेशा चुप रहती और आखिरकार पापा अकेले ही गुस्सा करके शांत हो जाते। लेकिन इस तरह रोज रोज की लड़ाई से मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन मैं स्कूल से घर वापस आई तो देखा मम्मी आंगन में बैठकर रोए जा रही थी। मैं मम्मी को इस तरह रोते हुए देखकर घबरा गई। मैंने अपना बैग दरवाजे पर फेंका और भागती हुई मम्मी के पास पहुंची और मम्मी से पूछा कि बताइए क्या हुआ है। कुछ देर तो मम्मी रोती रही, फिर मुझे अपने सीने से लगाकर कहने लगी कि मैं बर्बाद हो गई निशा, मेरा घर उजड़ गया, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। मम्मी की ये बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। मैंने उनसे पूछा कि मम्मी सही सही बताइए क्या हुआ है, पापा तो ठीक है ना? मम्मी अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगी कि तेरी दादी ने अपनी सहेली की बेटी को यहाँ बुलवाया है और वो चाहती है कि उसकी शादी तेरे पापा से करा दे और उसके बाद हम दोनों को इस घर से निकाल कर बाहर फेंक दे। अगर ऐसा हो गया तो हम दोनों दर बदर की ठोकरें खाएंगे। मम्मी की इस बात को सुनकर मैं भी परेशान हो गई। हालांकि उस वक्त मैंने मम्मी को दिलासा दिया और उनसे कहा कि मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप अपने आंसू साफ कर लीजिए। कुछ देर मैं उनके पास बैठी रही। जब वो थोड़ा संभल गईं और अपने आंसू पोंछ लिए, तब अचानक से उठकर मुझसे कहने लगी, तू रुक, मैं तुझे थैला लेकर देती हूँ। और अपने पल्लू से पैसे निकालकर मुझे दिए और कहा कि जाकर 1 किलो मसूर की दाल ले आ। मुझे माँ की यह हालत देखकर बहुत हंसी आई। कहाँ तो उन्हें अपना होश ही नहीं था और कहाँ अचानक से उन्हें मसूर की दाल लाना याद आ गई। मैं मम्मी से बोली कि मम्मी क्या ये दाल अपनी सौतन के लिए बनाएंगी? मम्मी ने धप से मेरी कमर पर एक चपत लगाई और मुझसे कहा कि ज्यादा फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है, जो कहा है उतना कर और फौरन दाल लेकर घर आ। मैं मुस्कुराती हुई दाल लेने बाहर चली गई। मुझे मालूम था कि रोज की तरह आज भी ये दाल नहीं बनेगी। कभी कभार तो मुझे लगता कि कहीं मम्मी ने मसूर की दाल का कोई बिजनेस शुरू तो नहीं कर दिया, क्योंकि रोज 1 किलो दाल मंगाती हैं और फिर पता ही नहीं चलता कि उसे कहाँ रखती हैं या उसका क्या करती हैं। फिर मैं अपने ख्यालों को भुलाकर दुकान पहुंची। मुझे देखते ही दुकानदार ने 1 किलो मसूर की दाल मेरे थैले में डाल दी। मैंने उससे कहा भी
कि तुम सब सामान तो थैली में देते हो, ये दाल मेरे थैले में ऐसे ही क्यों लोड देते हो। इस पर वो दुकानदार बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जाओ तुम जल्दी से दाल लेकर अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मुझे उसका रवैया भी अजीब लगा, लेकिन फिर मैं दाल लेकर वापस अपने घर आ गई। वापस आई तो देखा कि दादी की सहेली की लड़की अंबर वहाँ बैठी थी। वो लगभग 27 साल की होंगी, हालांकि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने कपड़े भी बहुत मॉडर्न पहने थे, जीन्स और टी शर्ट में काफी स्मार्ट लग रही थी। मेरे ख्याल से वो इतनी स्मार्ट बनकर इसीलिए आई थी क्योंकि दादी ने उसे पहले ही बता दिया होगा कि तुम्हें रमेश से शादी करनी है। तभी मेरी नजर अपनी माँ पर पड़ी, जो कि एक कोने में बिल्कुल बुझी हुई खड़ी थी। मैले कपड़े, बिखरे हुए बाल और कपड़े भी लगभग 4-5 साल पुराने होंगे। अंबर आंटी के सामने तो उनका कोई जोड़ ही नहीं था। मुझे अपनी मम्मी को देखकर बड़ा तरस आया। तभी पापा भी घर में आ गए। आते ही उन्होंने अंबर आंटी से हाय हेलो करी और उनके सामने ही बैठ गए। मैं उन्हें ही देख रही थी। मेरे पापा लगातार अंबर से बड़े अच्छे मिजाज में बातें कर रहे थे। उनकी नजर अंबर से हट ही नहीं रही थी और दादी इन दोनों को ऐसे बातें करता देख बहुत खुश हो रही थी। मैं अपनी माँ की हालत समझ सकती थी। फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया। दादी हर चीज सबसे पहले अंबर आंटी को दे रही थी। पापा भी उनके आगे पीछे घूम रहे थे। बस मम्मी और मैं, हम दोनों तो बिल्कुल बेजान से पड़े हुए थे। ऐसा लगता था हम दोनों ही वहाँ पर जैसे मौजूद ही न हों। खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। मुझे मालूम था आज सारी रात मेरी माँ रोने वाली है। मैं अपनी सोचों में गुम न जाने कब सो गई। अगली सुबह मम्मी मेरे पास आई और बोली कि आज तुम अपने स्कूल नहीं जाओगी, हम दोनों शॉपिंग पर जाएंगे क्योंकि मुझे कुछ खरीदारी करनी है। ये सुनकर मैं हंस पड़ी। मैंने कहा, मम्मी अगर अपनी खरीदारी आप कुछ टाइम पहले कर लेती तो शायद पापा को अंबर आंटी से बातें करने का मन ही नहीं होता। अब अंबर आंटी से डरकर आप शॉपिंग पर जा रही हो। मेरे कहने से चली जाती तो आज ये नौबत ही न आती। फिर से मेरे चपत लगाई और हम दोनों शॉपिंग करने मार्केट चले गए। मम्मी ने पहली बार अपने लिए शॉपिंग करने के पैसे पापा से मांगे थे और पापा ने भी इस बार अच्छे खासे पैसे दिए थे। पता नहीं पापा की इस मेहरबानी के पीछे क्या राज छुपा था। ये शायद अंबर आंटी की वजह से उनका मूड इतना अच्छा हो गया था कि उन्हें पैसों की परवाह ही नहीं थी। खैर जो भी था, हम दोनों माँ बेटी बाजार में आ गए। बाजार में मैंने माँ को अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाए, बहुत फैंसी जूते दिलवाए। वापसी पर वो सारे कपड़े मम्मी ने टेलर को दे दिए और हम दोनों वापस से घर लौट आए। घर आकर देखा तो दादी अपने कमरे में बैठी माला जप रही थी, जबकि दूसरे कमरे में पापा आंटी के साथ बातें करने में बिजी थे। मम्मी की सारी खुशी इन दोनों की बातों को देखकर रफू चक्कर हो गई। उनके तन बदन में आग लग गई। मम्मी पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गईं। ये देखकर पापा भी उनके पीछे पीछे अंदर चले गए और मैं आंटी के पास बैठकर फैशन और मेकअप की बातें करने लगी, क्योंकि मम्मी मुझे अक्सर कहती थी कि अंबर को कभी भी अकेला न छोड़ना, हमेशा उसके आसपास ही रहना, जिससे कि वो पापा के पास कम से कम बैठ सके। घर में अजीब सा तनाव था। दादी सारा दिन अंबर आंटी को पापा के करीब भेजने की कोशिश करती रहती, जबकि मेरी माँ पापा को उनसे दूर रखने की कोशिश करती। हालांकि मेरे पापा तो खुद ही अंबर से बात करने के बहाने ढूंढते रहते थे। हर वक्त घर पर आते ही उनके पीछे घूमने लगते थे। मम्मी ने लाख जतन किए, लेकिन पापा तो थे ही रंगीन मिजाज, वो कहाँ पीछे हटने वाले थे। लेकिन फिर जब मैंने उन पर ध्यान दिया तो मैंने देखा कि वो अंबर आंटी के पास से कटने लगे हैं और कुछ दिन बाद तो वो अंबर आंटी से कभी कभार ही बात करते हैं। इधर मेरी माँ भी अब नए नए कपड़े पहनने लगी थी, रोज नए नए हेयर स्टाइल बनाती और मेकअप भी करती। एक दिन हम सब मिलकर खाना खा रहे थे, तब दादी मुझसे कहने लगी कि निशा, खाना खाकर सामने वाली दुकान से 1 किलो मसूर की दाल ले आना, तुम्हारे पापा बहुत शौक से खाते हैं। मैंने हैरत से दादी की तरफ देखा और कहा, दादी आपने भी मम्मी वाली हरकतें शुरू कर दी। ये सुनकर सबने चौंक कर मेरी तरफ देखा और पापा बोले कि क्या मतलब, मैं सारी बात बताने ही वाली थी। तभी मैंने मम्मी को देखा जो इशारे से मुझे कुछ भी बोलने से मना कर रही थी। उनका इशारा मैं समझ गई और मैंने बात को घुमा दिया। मैंने कहा कि दरअसल मम्मी जब भी मुझसे सामान मंगाती हैं तो मुझे चीज के पैसे भी देती हैं, तो मुझे लगा शायद दादी भी मुझे पैसे देंगी। ये सुनकर मेरे पापा हंसने लगे। उस दिन दादी ने जब दाल मंगवाई तो हमारे घर में दाल बनी। मैंने भी बहुत शौक से खाई, लेकिन मेरा शक और भी गहरा हो गया
कि आज जब दाल मंगाई गई तो घर में दाल बनी है, लेकिन मम्मी जो कि रोज दाल मंगवाती हैं, उस दाल का क्या होता है। खैर घर में धीरे धीरे सुकून सा आने लगा था। काफी दिन गुजर गए, लेकिन एक दिन अचानक दादी की फिर से सनक चढ़ने लगी। वो उठते बैठते पापा को याद दिला देती कि तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, तुम्हारा कोई वारिस नहीं है, तुम्हारी नस्ल कैसे चलेगी, हमारा खानदान खत्म हो जाएगा। पहले तो दादी मम्मी को कोस कर काम चला लेती थी, लेकिन अब वो खुले शब्दों में वापस से कहती, अगर तुम कहो तो मैं अंबर से तुम्हारी शादी आज ही करवा दूंगी और तुम्हारा घर आबाद कर दूंगी। लेकिन पापा कहते कि मेरा घर तो पहले से ही आबाद है। लेकिन दादी भी कहाँ मानने वाली थी। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आई तो मम्मी को कमरे में अंधेरे में बैठकर मेरा दिमाग खराब हो गया। वो कमरे में बिल्कुल अंधेरा करे हुए सिसकियों से रो रही थी। मेरा दिल ये देखकर घबरा गया। मैंने मम्मी के गले लगकर उन्हें चुप करवाया, उन्हें तसल्ली दी, उनसे पूछा कि मुझे सारा किस्सा बताओ, हुआ क्या है। मम्मी बोली, निशा बेटा, तुम दुकान से मुझे 1 किलो मसूर की दाल ला दो, फिर मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। मैं चुपचाप दुकान से मसूर की दाल ले आई। हालांकि मम्मी कभी भी खुद दाल नहीं लाती थी और ये काम वो मुझसे छुपकर ही करवाती थी। मुझसे कहती थी कि जो बैग मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसको किसी को खोलकर न दिखाना और चुपचाप मेरे पास ले आना, और अगर कोई पूछे तो कह देना कि दुकान से अपने लिए कोई चीज लेने गई थी। मैंने वापस आकर मम्मी से रोने की वजह पूछी। वो बोली, तुम्हारी दादी ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे पापा का कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में चली जाऊं, क्योंकि अब से अंबर वहां तुम्हारे पापा की दुल्हन बनकर रहेगी। मैंने पूछा कि अब हम क्या करेंगे, तो वो बोली, तुम्हारे पापा से एक बार पूछूंगी, और अगर उन्होंने कहा कि वो अपनी माँ की बात मान लेंगे तो फिर हम दोनों इस घर से अपना सामान लेकर निकल जाएंगे। मम्मी की बात सुनकर मैं बहुत डर गई, क्योंकि मेरी माँ अपने वादे की बहुत पक्की थी। मुझे याद नहीं कभी ऐसा हुआ हो और उसे पूरा न किया हो। अब मैं दुआ करने लगी कि काश मेरे पापा मेरी माँ का साथ दें। हालांकि इस बात का चांस मुझे बहुत कम लग रहा था, मगर फिर भी मैं दुआ कर रही थी। शाम को पापा घर लौटे और उन्होंने आंगन में बैठकर अंबर के साथ काफी देर बातें की। बातें करते हुए पापा के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। उनकी खुशी देखकर मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। हालांकि दादी ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनका प्लान पूरा हो रहा है। फिर पापा उठकर अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल अब बुरी तरह से धड़क रहा था कि पता नहीं आज पापा मम्मी के बीच में क्या फैसला होगा। थोड़ी देर के बाद मेरी माँ मेरे पास आई। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उनके आंसू देखकर मैं समझ गई कि आज हमारा फुल एंड फाइनल हिसाब हो चुका है। तब मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, पापा मुझे कितना भी रोके, लेकिन मैं आपके साथ ही जाऊंगी। मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मुझे इस घर में नहीं रहना है। तब मेरी मम्मी ने मुझे गले से लगाकर कहा कि पागल, आज तेरे पापा ने मेरी इज्जत बचा ली। उन्होंने मेरी नजरों में अपना रुतबा और भी बढ़ा लिया है, क्योंकि जब मैंने उनको तुम्हारी दादी की बातें बताई तो वो मुझसे कहने लगे कि मेरी माँ का तो दिमाग खराब रहने लगा है, वो तो कुछ भी कहती है। लेकिन तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं तुम्हें छोड़कर किसी और का होने का सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर मैं खुशी से झूम उठी थी। मेरे दिल से मानो गुस्सा उतर गया और इसी वजह से मेरे ये खुशी के आंसू बहने लगे। माँ की ये बात सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं एकदम हल्का फुल्का होकर अपना होमवर्क करने बैठ गई। लेकिन ये खुशी भी ज्यादा देर तक रुकने वाली नहीं थी। इस घटना के कुछ दिन बाद पापा आंटी को शॉपिंग कराने मार्केट ले गए। उनके जाते ही मम्मी टेंशन में हो गईं कि इसके बाद तो लगभग ये हमारे घर का रूटीन बन गया। पापा जब भी खाली होते वो अंबर आंटी के साथ कहीं न कहीं निकल जाते और मम्मी उनके इंतजार में सूख सूख कर कांटा हो जाती। हम दोनों माँ बेटी की जिंदगी अब तो पूरी पापा की जासूसी करने में निकल जाती। और इसी बीच में रोज दोपहर को जब घर में कोई नहीं होता और दादी अपने कमरे में सो रही होती तो माँ मुझसे 1 किलो मसूर की दाल मंगवाती। अब घर के हालात काफी बिगड़ने लगे थे। आए दिन घर में कलेश फैलने लगता। लेकिन ये बात अच्छी थी कि मेरी माँ कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से सारी बातें सुनती रहती। और जब भी टेंशन बढ़ती मेरी माँ मुझसे 1 किलो मसूर की दाल मंगवा लेती। तभी अचानक एक दिन अंबर ने साफ शब्दों में दादी से कह दिया कि अगर रमेश ने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। बस आपके पास 1 हफ्ते का ही वक्त है, या तो मेरी शादी रमेश से कराइए या फिर मैं अपने घर जा रही हूँ। आखिर कब तक मैं उसके इंतजार में बैठी रहूंगी। अंबर की बात सुनकर दादी बहुत परेशान हो गईं और अब तो वो मेरी माँ की दुश्मन बन गईं।
उस दिन इतवार था और मैं घर पर ही थी। दादी सुबह से मम्मी के साथ लड़ाई कर रही थी। मैं अंदर अपने कमरे में लेटी ये सब कुछ सुन रही थी जब बाहर दादी मेरी माँ को गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी। मम्मी को तंग कर रही थी कि रमेश का कमरा खाली कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें कमरे से नहीं बल्कि उसके जिंदगी से भी निकाल दूंगी। मम्मी कुछ नहीं बोली तो दादी कमरे में घुसकर मम्मी का सामान बाहर फेंकने लगी। अब मुझे भी दादी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं मम्मी के कमरे में चली गई और मम्मी पर ही गुस्सा करने लगी कि दादी को उनकी इस हरकत पर कुछ कहती क्यों नहीं, आखिर इतने टाइम से वो खामोश क्यों होती जा रही है। तब मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस तू बाहर जा और मुझे 1 किलो मसूर की दाल ला दे। मैं काफी गुस्से में वहाँ से उठी और सीधी दुकानदार के पास पहुँच गई। दुकानदार ने रोज की तरह मसूर की दाल मेरे थैले में डाल दी, लेकिन आज जब वो ये डाल रहा था तो मुझे कुछ अजीब सा लगा कि ऐसा कुछ उस थैले में गिरा है। हालांकि मैंने उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया और थैला लेकर घर वापस आने लगी क्योंकि मैं जल्द से जल्द अपनी माँ के पास पहुँचना चाहती थी। पर अचानक से मेरी निगाह थैले के अंदर पड़ी और मुझे दाल के बीच में कुछ काला काला सा नजर आया। मैंने वहीं रुककर जब थैले को खोला तो देखा कि थैले के अंदर एक मरा हुआ उल्लू पड़ा है। मेरी तो जैसे डर के मारे रूह फना हो गई। मैंने वो थैला वहीं सड़क पर फेंका और भागती हुई अपने पापा के ऑफिस पहुंच गई। दरअसल मेरे पापा का ऑफिस मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। मैं रोती पीटती बदहवास सी अपने पापा के पास पहुंची। मुझे इस हाल में देखकर वो भी काफी हैरान हो गए, पर मैंने उन्हें उल्लू वाला वाकया तो नहीं बताया, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप जल्दी से मेरे साथ घर पर चलिए। पापा मेरी हालत देख चुके थे, इसीलिए वो बिना कुछ कहे मेरे साथ चल पड़े। घर आकर जैसे ही पापा अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि घर में सारा सामान फैला हुआ है और मेरी माँ बेहोश सी हो रही है। पापा ने सबसे पहले माँ को संभाला और मुझे और मेरी माँ को अपने साथ कमरे में ले गए, लेकिन तभी दादी गुस्से में फुकारती हुई कमरे में आ गई और कहने लगी कि रमेश, तू अभी और इसी वक्त अपनी पत्नी को इस घर से निकाल, इसने तेरी माँ की बहुत बेइज्जती कर दी। दादी की बात सुनकर पापा बोले कि इसने नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि आप इसकी बेइज्जती कर रही हो, और अब से नहीं काफी दिनों से। ये सुनकर मेरी दादी का तो पारा ही चढ़ गया। वो बोली कि मैंने सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हारा कमरा खाली कर दे। मैं इस कमरे को अंबर के लिए सेट करना चाहती थी क्योंकि कल तुम दोनों की शादी होगी। ये सुनकर पापा हंसने लगे और बोले कि माँ, अब बस भी कीजिए, बहुत हो गया। और अंबर से कहने लगे कि अंबर, आप इस घर की मेहमान थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमने काफी मेहमान नवाजी कर दी है और आपके साथ हमारा वक्त भी बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको हमारे घर से चले जाना चाहिए क्योंकि आपके यहाँ रुकने से मेरे घर का सुकून खराब हो रहा है और मेरी पत्नी की भी बहुत बेइज्जती हो रही है। ये सुनकर दादी चीखने लगी और कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अंबर ही वो लड़की है जो तुम्हें तुम्हारा वारिस देगी। ये बांझ तो तुम्हें लड़का देने से रही। तब मेरे पापा ने उन्हें बीच में रोका और उनसे कहा कि अगर ऊपर वाले ने मुझे वारिस देना होता तो मुझे मेरी पत्नी से ही देता, और अगर आगे भी उसे देना होगा तो मेरी पत्नी से ही देगा। आज मैं आपसे एक बात बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ कि आप इस घर की मालकिन हो। इस घर में जो मर्जी आप करो, मैं या मेरी पत्नी आपको कभी नहीं टोकेंगे। लेकिन अगर आज के बाद आपने हमसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की या मेरी पत्नी से मुझे अलग कराने की कोशिश की तो हम तीनों ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये बात कहकर पापा घर से बाहर निकल गए और मम्मी से कह गए कि अपना सामान सेट करके अंदर रख दो। उसके बाद अंबर आंटी भी फौरन ही घर से निकल गयी। दादी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। शाम को जब पापा घर वापस आए तो मैंने पापा से कहा कि पापा, जब आप ऐसा कह सकते थे तो आपने ये सब पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर आप पहले ही ये बात कह देते तो शायद इतना कुछ होता ही नहीं। पापा ने कहा, बेटा, तुम और तुम्हारी माँ मुझे बहुत प्यारे हैं। मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मैं अपनी माँ से भी प्यार करता हूँ। हालांकि मेरी माँ थोड़ी गर्म मिजाज की है, लेकिन है तो मेरी माँ ही, तो मैं उन्हें ऐसा कैसे छोड़ सकता था? मैंने हमेशा तुम दोनों को उनके गुस्से से बचाने की कोशिश करी, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो वो किसी की नहीं सुनती, और उनको शांत कराने की वजह से मैं तुम लोगों पर गुस्सा करता था ताकि माँ मेरा गुस्सा देखकर खुद शांत हो जाए। पापा की बातें सुनकर मेरी आंखें भीग गईं।
उस रात में बड़ी चैन की नींद सोई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने अपनी माँ को अकेला बैठा देखकर उनसे पूछा कि माँ, ये बताइए कि उस दिन जब मैं दाल घर पर ला रही थी तो उसमें मरा हुआ उल्लू कहाँ से आया? दुकानदार तो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। मैं उसे देखकर बहुत डर गई थी। आप मुझे सही सही बताइए कि ऐसा क्या राज था और उसमें दाल की जगह उल्लू क्या कर रहा था? आप खुद ही बता दीजिए, वरना अब मैं आपकी शिकायत पापा से खुद करूंगी। ये सुनकर मेरी माँ बहुत घबरा गई और उनके पास सच बताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता न बचा कि दरअसल बात कुछ महीनों पहले की है। मैं एक दिन जब उस दुकान पर कुछ सामान लेने गई तो वहाँ उसके बराबर में एक बाबा बैठा हुआ था जो कि दुखी लोगों को ताबीज बनाकर देने का काम करता था। मैंने उस दुकानदार से कहा था कि मेरे लिए बाबा से एक ताबीज ले लो। अगले दिन जब मैं उसकी दुकान पर गई तो उसने बताया कि बाबा ने कहा है कि तुम्हें 60 दिन तक 1 किलो मसूर की दाल मंत्रित करके देंगे और वो दाल तुम्हें अपने छत पर बैठे हुए पक्षियों को खिलानी होगी और ऐसा तुम्हें लगातार ही करना होगा। और 60वें दिन वो बाबा एक मरा हुआ उल्लू देंगे। उसे अपने सास के तकिए से घुमाकर दरिया में फेंक देना, जिससे तुम्हारी सास की लड़ाई हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मगर बेटा, तुमने तो वो उल्लू रास्ते में ही फेंक दिया, वरना मेरी ये समस्या जिंदगी भर के लिए दूर हो जाती। और बस इसी बात के लिए मैं तुम्हें रोज 1 किलो मसूर की दाल लेने के लिए भेजती थी। और देखो, उन बाबा की करामात से मेरे घर में खुशियाँ वापस आ गई हैं और तुम्हारे पापा का दिल भी बदल गया है। मम्मी की ये बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मैं हाई स्कूल में पढ़ रही लड़की थी और इन सारे अंधविश्वासों को नहीं मानती थी। इसीलिए मैं फौरन वहाँ से उठकर उस दुकानदार के पास पहुँची और मैंने उसको खूब खरी खोटी सुनाई। मैंने उससे कहा कि अब मैं तुम्हारा ये धंधा बंद करवा दूंगी और सीधा पुलिस को बुलाकर यहाँ लाऊंगी। तुम यहाँ पर क्या जादू टोना करके लोगों के घरों को बर्बाद कर रहे हो? तब वो दुकानदार बोला कि हम तो सिर्फ यहाँ पर सामान बेच रहे हैं और उल्टा हमने तुम्हारी माँ को इस जादू टोने में फंसने से बचाया है। मैं तो खुद उस दिन उनके मुंह से बाबा से ताबीज लेने का सुनकर चौंक गया था और मैंने सोचा था कि किसी तरह तुम्हारी माँ को इन धंधों में फंसने से बचाना होगा। तब मैंने उससे कहा कि आपको 60 दिन तक ये दाल अपनी छत पर पक्षियों को खिलानी है, लेकिन ध्यान रखना कि इन 60 दिनों में तुम्हें ना तो पति से लड़ाई करनी है और ना ही अपनी सास की बातों का जवाब देना है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि अगर कोई औरत 60 दिन तक अपने पति और उसके घर वालों से झगड़ा ना करे तो उसकी इज्जत उसकी फैमिली में खुद ब खुद बढ़ जाती है। क्योंकि जब एक इंसान खामोश रहेगा तो दूसरा इंसान कहाँ तक लड़ेगा और वो खुद भी एक अच्छा इंसान बन जाएगा। और वो सिर्फ मैंने इसीलिए रखा था कि तुम्हारी माँ को इस बात पर भरोसा हो जाए कि ये सब जादू का खेल है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, उल्टा मुझे तो वो उल्लू लाने में बड़ी परेशानी हुई। दुकानदार की बातें सुनकर मैं संतुष्ट हो गई। उसने मेरी माँ को अंधविश्वास में फंसने से बचा लिया और उल्टा मम्मी को बहुत समझदारी के साथ एक अच्छी पत्नी बना दिया। मैं बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि पापा का दिल किसी ताबीज से नहीं बदला था, बल्कि मम्मी के बेइंतहा प्यार और उनकी मोहब्बत और उनकी खामोशी से बदला था। जब पापा ने देखा कि मम्मी हर बात को खामोशी से सह रही हैं, तो उनका दिल अपने आप पिघल गया। दोस्तों, इस कहानी के जरिए मैं आपको ये बताना चाहती थी कि अगर हम औरतें अपनी जुबान बंद रखें और सब्र से काम लें तो हमारे पति भी लड़ना छोड़ देंगे, बल्कि पति ही नहीं उनकी फैमिली भी हमारे साथ मिल जाएगी और छोटी छोटी बातों पर घर नहीं टूटेगा, ना ही घर के अंदर सौतनें लाई जाएंगी। इस किस्से को गुजरे हुए 3 साल हो गए थे और आज निशा के पापा उसकी माँ को लेकर डॉक्टर के गए हुए थे, जहाँ उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है और कुछ महीनों के बाद उनके घर पर एक बेटा पैदा हुआ और निशा को छोटा सा भाई और उसकी दादी को उनका वारिस मिल गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।